नमस्कार। कल बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि दिल्ली के अंदर 250 मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोले थे दिल्ली की जनता के सेवा के लिए, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि एक डॉक्टर की फैसिलिटी होती है, सारी दवाइयाँ दी जाती हैं और 365 टेस्ट, जिसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हैं कि कई बार अस्पताल में भी नहीं होते हैं, तो 365 टेस्ट फ्री में किए जाते हैं सभी के। तो बेसिक जो भी छोटी बीमारियां होती हैं उन सब का इलाज घर के बिल्कुल पास में। जो कंसेप्ट ये था कि भाई आपको दूर ना जाना पड़े, अस्पताल तक ना जाना पड़े, डिस्पेंसरी बहुत दूर है तो वहाँ ना जाना पड़े, और घर के बिल्कुल पैदल चल के मोहल्ला क्लिनिक उसका नाम रखा गया था कि आपके मोहल्ले के अंदर एक क्लिनिक हो। दिल्ली सरकार ने अभी तक लगभग 550 क्लिनिक स्टार्ट किए थे। अभी जो बीजेपी सरकार है इसमें से 250 को बंद करने जा रही है। ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, ये गलत करने जा रहे हैं। इनको तो और बढ़ाने चाहिए, खोलने चाहिए। इनको ये कहना चाहिए था कि पहले जितने बने थे हम 550 हमने बनाए थे कि कहते हैं 1000 बनाएंगे और 1 महीने में बनाएंगे या 2 महीने में बनाएंगे। बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक आरोग्य मंदिर है, उसका नाम रख रहे हैं मंदिर, और दूसरी तरफ मंदिरों को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता के लिए एक बिल्कुल ही गलत कदम होगा। मैं तो उनसे विनती करूंगा कि भई आप लोग एक भी मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए। सर, उनका ये कहना है कि इसमें ये ज़्यादातर क्लिनिक हैं तो रेंटेड हैं, रेंटेड भी सिर्फ कागजों पे हैं, वो असलियत में है नहीं। आप क्योंकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आप बता सकते हैं आंकड़े कि कितने रेंटेड हैं और कितने ऑपरेशनल? देखिएगा, रेंटेड होना कोई गलत काम तो नहीं हुआ। रेंट पे तो सरकारी दफ्तर भी हैं। अगर रेंट पे लेकर कोई क्लिनिक खोला गया है तो उसमें गलत क्या है? हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि उसी इलाके में होना चाहिए। आप देखिएगा, कहीं बारी एक गांव है, अब उस गांव के अंदर, गांव से बाहर आप बनाएंगे तो लोग नहीं जा रहे हैं। गांव के अंदर आपने एक जगह थोड़ी सी किराए पे ली और मैं क्लिनिक खोल दी, इसमें गलत क्या है? कोई अनऑथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर कोई जगह ही नहीं अवेलेबल सरकार के पास, अपनी कोई लैंड ही नहीं है, तो वहाँ पर रेंट पे जगह लेके बना दिया, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और पहले भी देश की सरकार भी, दिल्ली सरकार भी जगह जगह हेल्थ फैसिलिटी किराए पे लेके चला रही थी, तो उसमें किराए पे चलाना कोई इस तरह का गलत काम नहीं है। किराए पे बिल्कुल चलने चाहिए, मैं तो कहूँगा और भी लेके चलाना चाहिए। सर, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि सिर्फ कागजों पे ये एएमसीज चल रहे थे और फ्रॉड का अड्डा उन्होंने बताया है, इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर जाके देखना चाहिए। ऐसे कहना तो बिल्कुल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कुछ भी आप दे दें। दिल्ली के अंदर लगभग हर रोज़ 75,000 लोगों का इलाज किया जाता है। सारा डिजिटाइज है, आज तो पूरा डाटा डिजिटल है। आपको तुरंत पता लग जाता है किस मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट आए हैं, किस टाइम आए हैं, तो उसके अंदर तो एक सेकंड का भी देर नहीं लगती है। और ये कह देना कि भाई 250 मोहल्ला क्लिनिक से पेपर्स में है, अगर पेपर्स में तो फिर बंद क्या करना था? बंद करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? पेपर पे थे तो पेपर पे रह जाते। वो एक्चुअली में बंद करना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता को पेनलाइज करना चाहते हैं, वो गलत है। सर, आप लोगों ने कहा था कि अगर कोई भी योजना जो पुरानी सरकार की बंद होती है तो आप उस लड़ाई को बड़े स्तर पर ले जाएंगे। इसको लेकर क्या कोई तैयारी, कोई कोर्ट जाने की तैयारी, किस तरीके से आप इसको? नहीं, पहले तो हम उनसे निवेदन ही कर रहे हैं कि ना बंद करें। अभी उन्होंने ऐसे एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी की सरकार ने बनाए थे इसलिए बंद करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ा हुआ? अगर ऐसे ही सब कुछ होने लगा कि जो भी पहले की सरकार ने बनाया उसको बंद कर देंगे, अरे भी उसको आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, तो गलत है तो आप उसको देखिएगा। अगर इस योजना के बारे में आप कहीं से भी रिव्यू करा के देख लीजिएगा, दुनिया की बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड, MIT, सब उसके ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इतना अच्छा हेल्थ मॉडल दिया गया है, तो उसको आगे बढ़ाइएगा। बंद करने का क्या मतलब है? थैंक यू। प्रथम मुख्यमंत्री
पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक उत्कृष्ट अधिवक्ता के साथ ही राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में प्रदेश और देशवासी उनका स्मरण करते हैं। भारत के संविधान सभा के वे माननीय सदस्य थे। देश की आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1954 तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके उपरांत वे देश के गृह मंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को जाता है। उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था। आज जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, इस विश्वविद्यालय की आधारशिला पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के ही कर कमलों से रखी गई थी। 7 मार्च 1961 को उन्होंने अपने नश्वर भौतिक शरीर को त्याग करके अपनी लीला को समाप्त किया था। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारत माता के ऐसे महान सपूत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। के दौरान चर्चा कुछ मिला? देखिए, आज ये परिवहन विभाग में जो कार्यालय है कानपुर, तो इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था जॉइंटली हमारे डीसीपी साहब भी साथ में है और हमारे मजिस्ट्रेट भी साथ में। तो इस पर पहली चीज़ तो मैं ये सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि परिवहन विभाग के द्वारा टोटल 53 सर्विसेज ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं और इसमें जो अधिकांश ऐसे सेवाएं हैं जो पब्लिक से डायरेक्टली जुड़े हुए सेवाएं हैं जिसमें उसका लाभ लेने के लिए पब्लिक को कार्यालय में आने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर लाइसेंस की रिन्यूअल कराना हो या लर्नर्स लाइसेंस लेना हो, इन सब सर्विसेज में फिजिकली कार्यालय में आने की आवश्यकता भी नहीं है और ऑनलाइन माध्यम से उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन बार बार इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि इसमें कुछ मिडिलमैन इसमें मौजूद रहते हैं
और जो पब्लिक का भी शोषण करते हैं और अननेसेसरली उसमें बाधाएं पहुंचाते हैं। आज निरीक्षण किया गया है। आज यहाँ पे ऐसे कुछ शॉप्स आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर बिना किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन का या जनसुविधा केंद्र का रजिस्ट्रेशन का इस कार्य को करते हुए पाए गए हैं और उस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो उसके संबंध में अग्रतर जांच के लिए अभी एनडीए की टीम भी और स्थानीय एसडीएम भी और फायर सर्विस डिपार्टमेंट की टीम भी और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और एक आध लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिनको अभी पूछताछ भी उनसे की जा रही है। और आगे हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन, चूँकि पब्लिक के जो लोग जो डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज अवेल करना चाहेंगे, मुख्य रूप में ड्राइविंग लाइसेंस हो या वाहन का रजिस्ट्रेशन हो, इसमें जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके बारे में समझाने के लिए जो एक आईसी कैंपेन जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स के बाहर भी उसका बोर्ड्स वगैरह लगाना और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी अभी कुछ गतिविधियां करेंगे ताकि जो अनावश्यक रूप में जो लोगों को परेशानी होती है, जो बाहर से जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरी तरफ से ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी जो मिडिलमैन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इनको इससे पूरी तरह से दूर कराएं और पब्लिक सीधे जो सुविधाएं हैं बिना किसी शुल्क का डायरेक्टली विभाग से अवेल कर लें, इसी के लिए हम लोग प्रयास करें। सर, सेवाएं जो है मार्गदर्शन करें। राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, भारत माता की। रंगोत्सव 2025 के आज के इस भव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित पूज्य संत जन, पूज्य संत श्री विनोद बाबा जी, पूज्य संत स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य संत श्री माधवदास बाबा मोनी बाबा जी, पूज्य संत श्री फलाहरी बाबा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री मेघश्याम सिंह जी, पूरण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, योगेश चौधरी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, मथुरा वृंदावन के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बरसाना श्रीमती विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और आज के इस विश्व प्रसिद्ध होली के अवसर पर, रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर
बरसाना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सभी ब्रजभूमि और देश और दुनिया से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको इस भूमि पर आगमन पर मैं स्वागत करते हुए होली की हृदय से बधाई देता हूं, रंगोत्सव की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस समारोह में आने के ठीक पूर्व मैंने बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतनी ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है और इसकी सफलता के लिए मैं देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, आप देखें कितना अद्भुत संगम है और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ कैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास की अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं, देखिए पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं।
बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है। नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रजभूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रजभूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। यह होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और मां के बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे यहाँ पधारे और उड़ीसा में 24 साल तक, 24 इयर्स तक बीजेडी पार्टी का, जो रीजनल पार्टी है, उसका सरकार रहा। उस बीच में 2000 से 2009 तक बीजेडी और बीजेपी मिलकर उड़ीसा में शासन किए हैं और 2009 से 24 तक अकेले बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में सरकार रहा और समय समय पर एक दूसरे को बीच बीच में आनाकानी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और पिछले 10 साल में भी केंद्र और राज्य सरकार, जो रीजनल पार्टी के सरकार, मिलके काम किए हैं। कई मुद्दों पर संसद में भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बीजेडी पार्टी ने दिया है और राज्य में भी केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग जाके प्रशंसा भी बीजेडी के सरकार को किए थे।
अपने स्वार्थ के लिए जब जो रणनीति जरूरत पड़ा उन्होंने अपनाया है। स्वार्थ से उठ के राज्य की जनता को, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो या किसान हो, और सबसे बड़ी बात महिलाओं की समस्या हो, महिलाओं की समस्या को कोई ध्यान, कोई अटेंशन नहीं दिया गया। अभी सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये 8 महीने में, बीजेपी के 8 महीने की सरकार में खुद मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि 3,420 महिला और 8,403 बच्चे, चिल्ड्रन मिसिंग हैं। ये आप देख लीजिए। इसके साथ साथ इस 8 महीने में 54 गैंगरेप हुआ है, 54 गैंगरेप हुआ है। उसका दृष्टांत कुछ आप लोगों के बीच में रखूंगा, पर सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला, इमोशनल मामला, जो संविधान और कानून और राज्य और केंद्र के बीच में सरकार रहते हुए जो घटना घटी है, जिन बच्चियों का, माइनर बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ये भारत में आज तक कंटिन्यूअसली कहीं एक आध घटना का रिपोर्टिंग जरूर आता है, लेकिन लगातार मेजर इशू बन के खड़ा हुआ है। और फिर भी डबल इंजन की सरकार, दिल्ली सरकार भी चुप है और राज्य सरकार भी चुप है।